हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। सो आज के अपने इस वीडियो में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग का कुछ हिस्सा हम लोग आज कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग का आज का ये लेक्चर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और वो पॉइंट्स आप लोगों के कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना होता है, उसका ग्रामर और उसके स्टाइल। मींस रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए वर्डिंग। और जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, आप मान लीजिए हिंदी यूज कर रहे हैं, गुजराती यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, मराठी, कुछ भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी वर्डिंग और उसका ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है वो उसका क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। और लैंग्वेज जो है वो मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, प्रॉपर और हर एक रीडर्स को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट राइट कर रहे हैं तो ग्रामर और उसका स्टाइल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है उसका हमारा डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपका जो भी वैल्यूज है, ठीक है, जो भी आप लोगों का रिजल्ट इंडिकेट कर रही है, वो वैल्यूज जो है, जो भी आप लोगों ने अंदर रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन लिखी है, उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका डेटा कुछ और कह रहा है और आपकी जो इंफॉर्मेशन या फिर आपका जो रिजल्ट है वो कुछ और ही कह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे कि आप एनर्जी सेविंग है ना, एनर्जी सेविंग आप कहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपकी एनर्जी सेविंग कितनी हो सकती है, तो वो आंकड़े जो है वो मस्ट भी आप लोगों के फॉलो करने चाहिए। ठीक। थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट है इसका मैथमेटिकल एक्यूरेसी। यानी कि हर एक कैलकुलेशन जो आप रिपोर्ट में बताएंगे वो मैथमेटिकली ट्रू होनी चाहिए। यानी कि एक बार गिनती करने के बाद उसको रिपोर्ट में लिखने से पहले आप लोगों की जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हमारी एकदम प्रॉपर और हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक होनी जरूरी है। इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग के वक्त अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आता है या फिर कोई गिनती आती है तो उसे एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 बार आप लोग चेक करिए। इसी को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एक्यूरेसी। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा लॉजिकल कंसिस्टेंसी। यानी कि जो रिजल्ट आपका आया वो रिजल्ट आपका लॉजिकली पॉसिबल होना चाहिए, है ना। यानी कि हम लोग रिकमेंडेशन सामने वाले को दे सकते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आप इसको लॉजिकली, जो रिकमेंड मैं आपको करता हूं कि हाँ आप लोग इसे यूज करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ है हमारा टेबल्स। ये बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो हमारी इन एग्जीक्यूटिव समरी और रिकमेंडेशन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो जो पांचवा पॉइंट है टेबल्स का, वो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नाउ इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों का इलिस्ट्रेशंस हो गया, है ना। इलिस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि ग्राफ, पाई चार्ट बार, फिर ऐसे सब चीजें जो आप लोगों का डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमारे रिपोर्ट के अंदर अगर नेसेसरी है तो डालना जरूरी हो जाता है। ताकि क्या है कि हर एक जो इस रिपोर्ट को पढ़ने वाला है ना, उसके लिए डेटा को रीड करना एक अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ओके, ठीक है। और कुछ एजम्पशंस भी जो हमने अगर किसी कैलकुलेशन के अंदर किए हैं तो एजम्पशन लिखना भी हमारे लिए यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एजम्पशन अगर होंगे कैलकुलेशन के अंदर
और आपने कुछ एजम किया होगा तो सामने वाले को एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, तो इतनी चीजें हम लोगों को किसी भी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ध्यान रखनी जरूरी हो जाती है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके अंदर हम लोग जो एक एक मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो है डेटा कलेक्शन और उसका एनालिसिस। तो इसके अंदर हमें क्या समझना है, तो देखिए पुराना कोई हिस्टोरिकल डेटा जो होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का उसको हमें यहाँ पे कलेक्ट करना होगा। डेटा कलेक्शन के अंदर ये चीज आ सकती है। और एनालिसिस में क्या आएगा कि जो भी हमारा जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमें स्टैंडर्ड जो अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है उस स्टैंडर्ड से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है ना। और क्या क्या आ सकता है डेटा कलेक्शन में, प्रोडक्शन का डेटा, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसके प्रोडक्शन का डेटा आप लोगों के पास होना चाहिए डेटा कलेक्शन के अंदर। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हम उसे आगे एनर्जी सेविंग की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें जो है वो हमारी डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस के अंदर आती है। नेक्स्ट दूसरा जो है यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा हुआ है साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, तो देखिए इट इंक्लूड्स द लोकेट द मेन एनर्जी यूजर, कि मेन एनर्जी यूजर क्या कौन है और कहां से आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमें कैसे पता चलेगी, विद द हेल्प ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो क्या करेंगे हम उसमें, हम लोग क्या करेंगे साइट इन्वेस्टिगेशन में, एनर्जी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स जो है उसको हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे ताकि जो भी हमारा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है उसका डेटा हम लोग के पास कलेक्ट हो, है ना। मेन उद्देश्य क्या है, मेन हेतु क्या है, बस डेटा कलेक्शन करना। और क्यों डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे रिकमेंडेशन देंगे कि तुम्हारा यहाँ पे एनर्जी सेव हो सकता है, यहाँ पे हमको एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी, विद द हेल्प ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, मीटर हो गया हमारा एनर्जी मीटर जो होता है वो, है ना। फिर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, क्यों, क्योंकि हीट हमें पता चलनी चाहिए कि ज्यादा हीट कौन से इक्विपमेंट में आ रही है। देन O2 एनालाइजर होता है, कंबंशन एनालाइजर होता है, अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर होता है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता है, ताकि अगर कोई फ्लो यानी कि कोई लिक्विड का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसका भी हम लोग क्या कर सके, डेटा हमारे पास हो सके। इसलिए हम लोग ये सारे इक्विपमेंट्स को जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को अभी मैंने कही वो लिस्ट हमारे पास, लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विपमेंट यहाँ पे होने चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के लिए डेटा चाहिए हमें। क्यों डेटा, डेटा क्यों चाहिए, क्योंकि उसी का एनालिसिस करने के बाद हम लोग सामने वाले को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपना कॉस्ट कहाँ कम कर सकते हैं। ठीक, या फिर किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करने के लिए हमें असिस्टेंट प्रोवाइड करना हो तब तब भी हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ जाती है। या फिर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने सोलर रूफटॉप के बारे में तो पता ही होगी। तो सोलर रूफटॉप का जब भी इंजीनियर आपके यहाँ पे आएगा तब वो एनालिसिस करके आपको एक पेबैक पीरियड के लिए आपको एक डेटा बना के देगा कि भाई आपने जो भी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के में करी है उस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आपको कितने सालों में मिलेगा, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, उसके लिए हमें एनालिसिस की जरूरत होती है। ओके, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इतने पॉइंट्स आप लोगों को इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट। हम लोग पढ़ ही चुके हैं एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट हमें किस तरीके से बनानी चाहिए, है ना, वो पढ़ लिया हमने। क्यों बनानी चाहिए, बस आगे का हमको फ्यूचर प्लान, क्या एनर्जी सेविंग मेजर्स हो सकते हैं, प्लानिंग क्या करनी चाहिए,
ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमें एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट को बनाना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि ऑडिट करना, एनर्जी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, एनर्जी को कंजर्वेशन की टेक्निक्स बताना, है ना, और टेक्नोलॉजी में क्योंकि नए एडवांसेस हुए हैं उसकी सबकी जानकारी और उस पर अपडेट रखना, वो अपने स्टाफ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है हर एक स्टाफ को, ताकि वो ऑडिट कर सके, एनर्जी अवेयरनेस फैला सके, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को जानकारी दे सके, और टेक्नोलॉजी में क्योंकि क्या क्या न्यू एडवांसेस हुए हैं वो उसकी अपडेट रख सके। इसीलिए स्टाफ को ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑडिट। तो इसके अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर आती है जो भी आपने मेजरमेंट करी है, जो भी आपने गिनती करी है उसकी इंफॉर्मेशन देना, है ना। और आपका जो प्लान बनेगा, ठीक है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसके हम लोग कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है? इसके अलावा आपका आ सकता है कि अ, मान लीजिए कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन है और उसको कुछ आउटसाइड असिस्टेंट की जरूरत है, तो वो सब आप एनर्जी ऑडिट के अंदर प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो आपकी बन गई, आप लोगों ने प्लान भी बना लिया, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें एक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है? तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल कैपिटल कितना नीडेड है ये आपको पता चल सकती है। इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी ये भी आपको एक्शन प्लान में पता चल सकती है। ओके। और स्पेसिफिक इक्विपमेंट आपको क्या लगेंगे एनर्जी कंजर्व करने में, या फिर जो एग्जिस्टिंग हमारे इक्विपमेंट है उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, वो भी आपको यहाँ पे एक्शन प्लान जब आप बनाएंगे तब पता चल जाएगी। ओके। तो इतनी चीजें आपकी एक्शन प्लान के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्ट मॉनिटरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है पोस्ट मॉनिटरिंग हमारा एज ए फीडबैक काम करता है ना। तो मॉनिटरिंग जो है उसको हम लोग चार तरीके से हम लोग डन कर सकते हैं। सबसे पहला, विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट मीटर। आपके घर में एनर्जी मीटर होगा, ठीक है, तो एनर्जी मीटर का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई उसकी जानकारी लगाते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका मॉनिटरिंग करने का, न्यू अपडेटेड मीटर्स का आप लोग परचेस कर सकते हैं और उसको जो पुराने हमारे इंस्टॉल्ड इनबिल्ट मीटर है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि जो पुराने जो मीटर्स हैं उसकी जो भी एरर है उसको क्या कर सके, हम लोग रिमूव कर सके। तो ये एक तरीका हो गया मॉनिटरिंग करने का। तीसरा तरीका, पोर्टेबल मीटर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। और चौथा तरीका, हम लोग सैल्वेज मीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको चार तरीके बताए मॉनिटरिंग के, ये चार तरीके हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। पोस्ट मॉनिटरिंग क्यों? देखो, पोस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है, एग्जैक्ट आपका जो फेलियर पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे या फिर जिस प्लेस पे या फिर जिस प्रोजेक्ट पे, तो वो चीज आपको कहाँ पता चलेगी, पोस्ट मॉनिटरिंग पे। यानी कि एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें पता चलेगी कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है। पोस्ट मॉनिटरिंग और भी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि एनर्जी कंजम्पशन का पैटर्न आपको पता चलती है पोस्ट मॉनिटरिंग में, कि आपका कहाँ पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है, किस वेदर कंडीशन में आप लोगों का क्या एनर्जी पैटर्न रहता है। ओके। और किस प्रोडक्ट को हमें मिक्स करना चाहिए ताकि एनर्जी को बचा सके। तो ये सब चीज हमें कहाँ पता चलती है, पोस्ट मॉनिटरिंग के अंदर। दूसरी चीज क्या पता चलती है, पोस्ट मॉनिटरिंग हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, कैसे कि हेल्प आउट कैसे करता है हमें, कि आपके किसी इक्विपमेंट को इफेक्टिव परफॉर्मेंस देनी है, या फिर उस पर कंट्रोल करना है हमें, या फिर हमारा किसी भी इक्विपमेंट का रैपिड रिस्पॉन्स गेन करना है ना, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, तो ये सारी चीजें हमें पोस्ट मॉनिटरिंग में पता चलती है। ओके।
तो ये हमारा पोस्ट मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, टॉपिक का नाम, जो कि हमें रिपोर्ट में पता चलती है। ओके, नाउ इसके बाद हमारी कुछ गाइडलाइंस है जो कि हम लोग एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट जब लिखते हैं तब हम लोग उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मस्ट, इतनी चीजें जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, इतनी चीजें आप लोगों की एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में होनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहला टाइटल पेज, है ना। टाइटल पेज क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहले तो रिपोर्ट, रिपोर्ट का टाइटल, ठीक है। दूसरी चीज क्लाइंट का नेम, यानी कि जिस कंपनी के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम। तीसरी चीज कहाँ पे है, एड्रेस, लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी यानी कि एड्रेस। नेक्स्ट है डेट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की डेट कौन सी है, ठीक है, कौन सी डेट की रिपोर्ट है, ये भी आपको टाइटल पेज में मेंशन करना जरूरी होता है। और ऑडिट कॉन्ट्रैक्टर का नाम, इस कॉन्ट्रैक्टर ने ऑडिट किया उसका नाम, उसका सिक्का, उसकी कंपनी का नाम, ये चीजें ऑडिट कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट में होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों का टाइटल पेज, यानी कि मस्ट बी टाइटल पेज आप लोगों का होना ही चाहिए किसी भी एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में। नेक्स्ट है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। और थर्ड है हमारा समरी, एग्जीक्यूटिव समरी। ये एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव समरी शुड बी ड्रॉन फ्रॉम मोर डिटेल्स इंफॉर्मेशन इन फुल रिपोर्ट, ओके। एंड एग्जीक्यूटिव समरी शुड कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑडिट इंक्लूडिंग, यानी कि क्या क्या हमारी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होगा, वो चीज आप लोगों को कहां से पता चलेगी, एग्जीक्यूटिव समरी से। क्या पता चलता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आ सकता है, नेम, प्लांट, लोकेशन, इंडस्ट्री, कंपनी का नाम, जो भी ऑडिट किया वो, का ऑडिट का मुख्य स्कोप क्या था, ध्येय क्या था, वो आपको यहाँ से पता चलती है। तो आपने ऑडिट को किया यानी कि डेट उसकी, और एनर्जी कंजम्पशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समरी के तौर पे टेबुलेशन फॉर्म में हम लोग उसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को समरी, यानी कि टेबल फॉर्म में समरी किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूटिव समरी बनाई जाती है टेबल के फॉर्म में। देखिए इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है बेसलाइन एनर्जी यूज एंड कॉस्ट की। तो आपकी जो ऑडिट की गई थी फैसिलिटी, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो कितनी पर ईयर में किलोवाट आवर यानी कि यूनिट आप लोगों का कंज्यूम कर रहा है वो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, उसकी कॉस्टिंग लिख सकते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का कितना डेटा है, और अदर आप कहीं भी सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो उसका यूनिट कॉस्ट क्या है, तो और टोटल कॉस्टिंग क्या होती है, वो हर एक चीज आप लोग को एनर्जी एंड कॉस्ट के अंदर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो टेबल है वो रिकमेंडेशन का टेबल है, यानी कि आप रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो भी इक्विपमेंट यूज किया उसके बजाय आप लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी सेविंग आपकी हो रही है पर ईयर में, नेचुरल गैस की सेविंग, है ना, अदर पोटेंशियल एनर्जी की सेविंग। तो आप लोग टोटली पर ईयर कितना सेविंग कर रहे हैं, वो आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट लग रहा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और सिंपल आपका सालों में पे बैक पीरियड कितना रहेगा वो आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से टेबुलेशन फॉर्म में आप अपनी एग्जीक्यूटिव समरी को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद का जो पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि प्लांट का इंट्रोडक्शन देना, इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन देना, या फिर सब स्टेशन का इंट्रोडक्शन देना, जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले तो आपका ऑडियो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, है ना, कि आपने जो ऑडिट करी, एनर्जी ऑडिट करी, वो हमारी क्लियर और मेजरेबल टर्म्स में है। आप एग्जांपल के तौर पे सिस्टम स्पेस बना के, है ना, प्रोसेस करके आप ये सब चीज ऑडिट में लिख सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है कि लोकेशन कहाँ है, फैसिलिटी की लोकेशन कहाँ है जहाँ पे आपने ऑडिट किया, या फिर फैसिलिटी का लेआउट क्या है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है ना, फिर उसके अंदर वो क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है,
और उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो चीज आप लोग इसमें लिख सकते हैं, है ना। ऑपरेटिंग आवर्स, ऑपरेटिंग आवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि देखो सीजन सीजन बाय वेरी करता रहता है, ठीक है। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका एनर्जी कंजम्पशन क्या है, वो सब आप लोग रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये चीजें सारी आपकी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में होनी ही चाहिए। देन फिफ्थ वन है ऑडिट एक्टिविटी एंड रिजल्ट्स। तो देखिए इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन आता है ऑडिट मेथोडोलॉजी का, यानी कि आपने किस मेथोडोलॉजी का, यहाँ पे कुछ आपको टेक्निक्स एग्जांपल के तौर पे दे रखी है, जैसे कि इंस्पेक्शन करना, मेजरमेंट करना, कैलकुलेशन, एनालिसिस और एजम्पशन, ये सारी मेथोडोलॉजी है। इसमें से कोई भी एक मेथोडोलॉजी का यूज आपने अपने ऑडिट के दौरान किया हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मस्ट भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक। देन जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया जनरल कंडीशन में, कोई भी फैसिलिटी में, कोई भी इक्विपमेंट का, वो भी आपको इसमें लिखना है। उसके अलावा आपको एनर्जी कंजम्पशन की बेस लाइन, है ना, यानी कि किस तरीके का एनर्जी टाइप है, कितने यूनिट आप लोगों का यूज हो रहा है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना हो रहा है फैसिलिटी से थ्रू, ये सारी चीजें भी आपकी ऑडिट एक्टिविटी एंड रिजल्ट्स के अंदर आनी चाहिए। देन छठा पॉइंट जो रहेगा, वो छठा पॉइंट है हमारा रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि आफ्टर दी ऑडिट आपका जो भी फैसिलिटी होगी, जो भी आपका एनर्जी का यूजेज का पैटर्न होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी कहां आप लोग बचा सकते हैं, और कंसर्निंग यानी कि कोई पुराना इक्विपमेंट हो उसका कुछ रिप्लेसमेंट मांग चाहिए, तो वो रिप्लेसमेंट के बारे में भी आप लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, आपने रिकमेंडेशन क्यों दी, क्या जरूरत पड़ गई आपको रिकमेंडेशन देने की, तो ये सारी चीजें और रिकमेंडेशन आप क्या दे रहे हैं वो सारी चीजें आप लोगों की रिकमेंडेशन वाले पोर्शन में आनी ही चाहिए। और सातवां जो है वो है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स में जो है वो बैकग्राउंड मटेरियल को इंक्लूड करता है, जो कि हमारे कैलकुलेशन और रिकमेंडेशन को एक्सप्लेन कर रही है, क्यों हमने दिया उसको फुलफिल कर रही है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपेंडिक्स लास्ट में, सबसे लास्ट में डालना जरूरी होता है। उसके अंदर क्या क्या आता है, फैसिलिटी लेआउट डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम, रेफरेंस ग्राफ यूज्ड इन कैलकुलेशन सच एज अ मोटर एफिशिएंसी कर्व्स, ये सारी चीजें आप लोगों की इसमें आती है। इतनी चीजें आप लोगों के रिपोर्ट राइटिंग की गाइडलाइंस है जो कि आपको फॉलो करनी ही है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अभी हम लोग एक केस स्टडी या फिर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हमारा एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट की एक केस स्टडी कही जा सकती है। चलिए तो एक एग्जांपल दे लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं केस स्टडी या फिर रिपोर्ट स्टडी। कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। चलो तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेसिडेंशियल हाउस है, उसके अंदर 4 ट्यूब दे रखी है हमें, हर एक ट्यूब का जो वॉट है वो हमारा 55 वॉट है, जो कि यूज हो रही है हमारी 4 घंटे पर डे के लिए। 4 सीलिंग फैन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैंस, एक का वॉटेज जो है हमारा 80 वॉट है, और यूज कैसे हो रहा है फॉर 12 घंटे पर डे। एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है हमारा जो कि हमारा 800 वॉट, 800 वॉट का है, और 24 घंटा, 24 घंटा चलता है, ठीक है, वो तो 24 घंटा ही चल रहा है ना। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि 250 वॉट का है, और
5 घंटे पर डे चलता है। अब तो आप लोगों को इतनी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टोटल लोड हमें गिनना होगा, है ना, टोटल लोड। तो देखिए, मान लीजिए मैं टोटल लोड यहाँ पे गिन रहा हूँ सॉल्यूशन करके। सबसे पहला ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट का लोड। तो आप लोगों को यहाँ पे अपने रिपोर्ट में कुछ इस तरीके से मेंशन करना होगा, ट्यूबलाइट लोड इज इक्वल टू, ठीक है, 4 ट्यूबलाइट है, हर एक का वॉट जो है 55 है, और 4 घंटे पर डे चलती है। इसका मल्टीप्लीकेशन आपका कितना होगा, 512 वॉट, 512 वॉट, या फिर किलोवाट में अगर आप बताना चाहें तो 0.512 किलोवाट आवर, ये वॉट आवर है, ठीक है। दूसरा, 4 फैन है आप लोगों के पास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीलिंग फैन लोड, सीलिंग फैन लोड। तो इसमें आप लोगों का 4 फैन है, 80 वॉट का एक फैन है, और 12 घंटे पर डे चलता है। तो आप लोगों का टोटल वॉट आवर कितना होगा, 3840 वॉट आवर। इसको अगर हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करें तो 3.84 किलोवाट आवर, है ना। थर्ड है हमारा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर लोड, वो हमारा एक ही है, 800 वॉट का है, और 24 घंटा चलता है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 192, हाँ बरोबर, 192 वॉट आवर। तो ये कितना आएगा, 19.2 किलो वॉट आवर, है ना। और चौथा हमको दे रखा था डेस्कटॉप, डेस्कटॉप लोड, वो भी एक है हमारा, 250 वॉट का है, और 5 घंटे पर डे चलता है। तो ये कितना आएगा, 1250 वॉट आवर, यानी कि 1.25 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो टोटल लोड हमारा कितना हुआ, इसका टोटल करेंगे तो हमारा लोड हुआ 24.0, नहीं 802 किलो वॉट आवर, इतना हमारा लोड हुआ, है ना। ये लोड कितना है, ये पर डे का लोड है, पर डे का लोड, ठीक है, पर डे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पर डे लोड। अगर आपका एक पर डे लोड इतना है, तो ये तो बात हो गई हमारी। देखिए, सीलिंग फैन एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के मौसम में चलेगा, सर्दियों के मौसम में ये बंद रहेगा, तो ये लोड हमारा कम हो जाएगा उतना लोड, है ना। तो ये पर डे लोड हमारा निकल गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय हमारा जो महीने का है यानी 30 करेंगे, और उसको भी अगर मल्टीप्लाई हम लोग 12 करेंगे तो हमको पर ईयर का लोड हमको मिल जाएगा, जिसमें से कुछ सीलिंग फैन का लोड हमारा कम हो जाएगा। ओके, अब आपको मान लीजिए किसी को रिकमेंड करना है कि आपका लोड आप लोग कहां बचा सकते हैं, तो कहां बचा सकते हैं, अगर आपको रिकमेंड करना है तो आप लोग रिकमेंडेशन में कुछ लिख सकते हैं। मैं यहाँ आपको टेबल के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूं। जैसे कि जो ट्यूबलाइट वाला लोड है, वो ट्यूबलाइट लोड आप लोग बचा सकते हैं। कैसे, चलिए, बाय रिप्लेसिंग सीएफएल, सीएफएल या फिर एलईडी, एलईडी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी तो एलईडी आ गई है। तो सबसे पहले ट्यूबलाइट कैन बी रिप्लेस बाय एलईडी ट्यूबलाइट, ठीक है। एलईडी ट्यूबलाइट, जो हमारा 55 वॉट की हमारी ट्यूबलाइट थी, वही ट्यूबलाइट एलईडी ट्यूबलाइट कम हो सकती है, आधी ही हो सकती है, क्योंकि देखिए एलईडी ट्यूबलाइट जो आती है 20 वॉट की आती है या फिर 22 वॉट की आती है ज्यादा से ज्यादा। तो 20 वॉट की एलईडी ट्यूबलाइट है, अगर हम उसको 4 घंटा चलाते हैं, नहीं अगर वो 4 है और उसको अगर हम लोग 4 घंटा चलाते हैं, तो
320 वॉट आवर, ये हमारा पर डे का लोड हो गया। तो कितना बचाया हमने, पहले कितना था 512, तो बचाया कितना हमने, नेट सेविंग कितनी करी, नेट सेविंग हमने 512 में से कितना घटाया हमने, 320, 320, तो ये आ गया 192 वॉट आवर। एक घंटे के अंदर अंदर हमने 192 वॉट बचाया, यानी कि 0.192 किलो वॉट हमने बचाया, है ना, नेट से। तो ये तो अभी ट्यूबलाइट की जगह हम लोग एलईडी यूज करते हैं। तो सिमिलरली सीलिंग फैन जो है हमारा, उस सीलिंग फैन को हम लोग एनर्जी एफिशिएंट फैन के साथ अगर रिप्लेस करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट फैन ईईएफ, ठीक है। तो जो प्लेन हमारा सॉरी जो सीलिंग फैन हमारा 80 वॉट लेता था, वो एनर्जी एफिशिएंट फैन आने से अगर वो 48 मान लीजिए 48 वॉट लेता है, वो नंबर कितने हैं, 4 है, और 2 घंटे हम लोग उसे चलाते हैं, तो हमारा कितना होगा, 2304 वॉट आवर, है ना। तो इसमें हमने नेट सेविंग कितनी करी, पहले कितनी हो रही थी 3840, 3840 माइनस 2304, कितना हो रहा है ये हो रहा है हमारा 1536 वॉट आवर, यानी कि एक घंटे के अंदर हमने इतना वॉट बचाए। क्या रिप्लेस कर दिया, सिंपल पुराने सीलिंग फैन को रिप्लेस कर दिया हमने एनर्जी एफिशिएंट फैन के साथ, है ना। थर्ड जो हमारा रेफ्रिजरेटर था, रेफ्रिजरेटर वो पहले हमारा सिंपल रेफ्रिजरेटर था, अभी स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर आते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं, सेव करते हैं। तो अगर हम लोग उसे रिप्लेस करते हैं, 5 स्टार रेटिंग, मान लीजिए यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग फ्रिज, फ्रिज से, तो 5 स्टार रेटिंग जो फ्रिज होता है वो 650 वॉट का होता है ना। अगर हम उसे 24 घंटा चलाते हैं, तो हमारा कितना बचेगा, 15,600 वॉट आवर, है ना। तो पहले कितनी सेविंग, नेट सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी, अब पहले कितना था 19,200, 19,200, अब कितना है 15,600, तो कितनी हमारी सेविंग हो रही है 3600 वॉट की, 3600 वॉट आवर। एक घंटे के अंदर हमने कितना बचाया, 3600 वॉट बचाया, है ना। और डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप उसको हमने रिप्लेस किया बाय लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप का एक, तो अगर हम लोग जनरल वॉट ले ले, लोड ले ले, तो 65 वॉट का लोड ले लेते हैं, उसको अगर हम लोग 5 घंटा चलाते हैं, तो 325 वॉट बचेगा, सॉरी 325 वॉट आवर बनेगा। तो यहाँ पे हमारी नेट सेविंग क्या होगी, पहले कितनी हो रही थी, पहले हो रही थी 1250, अभी कितनी हो रही है 325, बचा कितना 925। तो एक घंटे के अंदर हमने क्या बचाया, 925 वॉट हमने बचाया, ठीक है। तो ये जो है आप लोग कच्चे काम के तौर पे बना के आप सामने वाले को दे सकते हैं, रिकमेंडेशन के तौर पे। ये हमारा कच्चा काम हो गया। पक्का काम क्या, जो हम लोग टेबुलेशन फॉर्म में लिख के रिकमेंड करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्ट के अंदर पक्का काम हो जाएगा। ये आप लोगों का कच्चा काम है, ये आप लोग एक रेफरेंस के तौर पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो एक केस स्टडी के थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से रिपोर्ट को हमें रिकमेंडेशन अगर करनी है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ हम लोग हमारा जो आज का ये लेक्चर है वो यहाँ पे पूरा कर देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में
डेटा को रिपोर्ट के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।